Hello, friends, and welcome to the Hindu analysis for 19th of January 2024। तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है। सबसे पहले फ्रंट पेज पे देखते हैं। तो पाकिस्तान ने जो है रिटेलिएटरी एयर स्ट्राइक लॉन्च की थी अगेंस्ट ईरान। उसमें जो है 9 लोगों की जो है डेथ हो गई है। तो इस्लामाबाद ने ये बोला है कि द एक्शन टेकन आफ्टर क्रेडिबल इंटेलिजेंस of impending large-scale terrorist activities और जो risk of escalation remains as Iran's military begins a planned air defense drill from Chabahar port। तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो है रिटेलिएटरी एयर स्ट्राइक लॉन्च किया था अर्ली ऑन थर्सडे अगेंस्ट ईरान। और वही उसका भी वो रीजन जो दिया वो ये कि अगेंस्ट जो है एलिज मिलिटेंट हाइडआउट्स का था। तो दोनों ही जो टारगेट थे, ठीक है ना, दोनों ही इवेंट्स में, चाहे वो ईरान ने अटैक किया हो या फिर वो पाकिस्तान ने किया हो, उसमें ये है कि ये जो बलूच मिलिटेंट ग्रुप है उनको टारगेट करते हुए है और विद सिमिलर सेपरेटिस्ट गोल्स ऑन आइदर साइड ऑफ द ईरान पाकिस्तान बॉर्डर। और जो दोनों ही कंट्रीज है वो एक दूसरे को एक्यूज कर रहे हैं कि वो जो है सेफ हेवन प्रोवाइड कर रहे हैं टू द ग्रुप्स इन देयर रेस्पेक्टिव टेरिटरीज, ठीक है ना। आगे बाकी क्या होता है इसमें देखेंगे। नेवी हेल्प्स ड्रोन हिट कार्गो वेसल इन द गल्फ ऑफ एडन। तो जो इंडियन नेवी का डिस्ट्रॉयर आईएनएस विशाखापत्तनम है, इट रेस्पोंडेड टू अ डिस्ट्रेस कॉल बाय मार्शल आइलैंड्स फ्लैग्ड मर्चेंट वेसल एमवी जेनको पिकार्डी। और इस पे एक ड्रोन अटैक हुआ था गल्फ ऑफ एडन में वेडनेसडे को। उसके रिस्पॉन्स में जो है ये इंडियन नेवी के डिस्ट्रॉयर ने जो है वो हेल्प जो है हेल्पिंग हैंड वो प्रोवाइड किया है, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या कुछ इंपॉर्टेंट कुछ खबर थी। हाँ जी, नेक्स्ट है कोचिंग सेंटर्स कैन नॉट एनरोल स्टूडेंट बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज। तो 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग सेंटर्स अब एनरोल नहीं कर पाएंगे। और ये जो है ना ही वो मिसलीडिंग प्रोमिसेस करेंगे, ना ही वो गारंटी करेंगे रैंक की या गुड मार्क्स की, ठीक है ना। ये नई गाइडलाइन जो है अनाउंस की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। तो इनके चलते है गाइडलाइंस में जो है बेसिकली फ्रेम की गई थी टू एड्रेस द नीड फॉर ए लीगल फ्रेमवर्क एंड मैनेज द अनरेगुलेटेड ग्रोथ ऑफ द प्राइवेट कोचिंग सेंटर। जो भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से कोचिंग सेंटर्स, जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स है, वो किस तरीके से उनकी ग्रोथ जो अनरेगुलेटेड होती जा रही है, उसके कॉन्टेक्स्ट में उनको रेगुलेट करने के लिए जो है गाइडलाइंस बेसिकली बनाई जाने रही है, फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है। और इसमें ये भी बताया कि नो कोचिंग सेंटर शैल एंगेज ट्यूटर्स हैविंग क्वालिफिकेशन लेस देन ग्रेजुएशन। तो जिन ट्यूटर्स की क्वालिफिकेशन लेस देन ग्रेजुएशन उनको भी वो जो है एंगेज नहीं कर सकते। फिर कोचिंग सेंटर्स को एक वेबसाइट रखनी हो, बनानी होगी, अपडेट करनी होंगी डिटेल्स ऑफ द क्वालिफिकेशन ऑफ ट्यूटर्स, कोर्सेज, करिकुलम, ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीशन, जो भी कोर्स के वो, हॉस्टल फैसिलिटीज जो है, और जो फी वो चार्ज करेंगे उन सब की देनी है। एक बात ये भी बोली है कि अगर किसी स्टूडेंट ने पूरे कोर्स के लिए फीस दी है और वो आधे में छोड़ के जाता है तो उसको फीस वो रिफंड भी करेंगे, ठीक है ना। और प्रॉपर उनको रिसीट्स जो है वो दी जाएंगी जब भी उनसे फीस ली जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससीज पैनल टू लुक इनटू इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स। तो यहाँ पे जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने एक 5 मेंबर कमेटी जो है सेक्रेटरीज की बनाई है, जो बेसिकली चेयर करेंगे हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी जी। और ये कमेटी जो बनाई है, इट इज टू इवेल्युएट एंड वर्क आउट ए मेथड फॉर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स टू द मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज अमंग द ओवर 1200 शेड्यूल कास्ट। तो जो 1200 शेड्यूल कास्ट है उनमें भी जो मोस्ट बैकवर्ड्स हैं उनको जो स्कीम्स या बेनिफिट्स हैं वो इक्विटेबली उनको डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंच सके, उसके रिगार्डिंग इवैल्यूएशन के लिए जो है या मेथड वर्कआउट करने के लिए जो है कमेटी वो 5 मेंबर की बनाई गई है। और वही कि जो थोड़े से रिलेटिवली फॉरवर्ड या डोमिनेंट वंस है उन वो कई बार क्राउड आउट कर देते हैं जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड है उनको, तो उसके लिए ये जो है इवैल्यूएशन करने के लिए बनाई गई है कमिटी। जो है इसी मतलब महीने इस महीने ही बनाई गई थी, अर्लियर दिस मंथ जो है बनाई गई थी और कंप्राइज की गई थी सेक्रेटरीज ऑफ होम मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री और सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री। तो 4 ये सेक्रेटरी हैं और साथ में जो है हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी जी उसको जो है वो हेड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। इंडिया सेज इट होप्स टू रिजॉल्व इश्यूज ऑफ ट्रूप्स इन मालदीव्स। तो जो मालदीव ने डेडलाइन दी थी कि 15 मार्च जो डेडलाइन बोली थी कि विद्रॉ कर ले इंडिया जो है ट्रूप्स, तो उसमें जो इंडिया है वो कह रहा है कि ये इशू जो है वो रिजॉल्व जल्दी किया जाएगा। उन्होंने बोला है, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने बोला है कि स्पोक्स पर्सन उन्होंने बोला है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कि डिस्कशन जो है अभी भी स्टिल गोइंग ऑन है और जो नेक्स्ट राउंड ऑफ मालदीव इंडिया हाई लेवल टॉक्स है वो जल्दी ही होंगी, ठीक है ना। और उस पर हालांकि कोई कमेंट नहीं किया जो डेडलाइन दी है अभी, ठीक। आगे देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने रिलीज किया पोस्टेज स्टैंप ऑन राम टेम्पल। तो कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप जो है राम टेम्पल इन अयोध्या पे लॉन्च किया और साथ साथ एक बुक ऑफ स्टैम्प्स भी जो है वो रिलीज की है ऑन द रामायण
फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड जो भी रामायण से रिलेटेड जो पोस्टेज हैं या स्टैम्प्स इशू हुई हैं, उनकी एक बुक भी जो है लॉन्च की है। ये 48 पेज की स्टैम्प बुक है जिसमें स्टैम्प्स हैं व्हिच आर इशूड फॉर मोर देन फ्रॉम मोर देन 20 कंट्री, तो 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने जो है इशू जो कर रखे हैं स्टैम्प्स, उनकी एक बुक बनाई है 48 पेज की, जिसमें यूएसए है, न्यूजीलैंड है, सिंगापुर, कनाडा, कंबोडिया और ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएन, उन सब ने जो है स्टैम्प रिलीज़ की हुई है। ठीक है ना? तो आगे देखते हैं। जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो होती हैं, इट विल मेक एडिबल ऑयल चीपर। ये गवर्नमेंट ने जो है ये अपना आर्गुमेंट दिया है इन सबमिशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। जो सेंटर है उन्होंने बोला है कि जो जीएम ऑयल है, इट हैज बीन यूज्ड इन इंडिया फॉर डिकेड्स। ऐसा नहीं कि पहली अभी जो है यूज हो रहा है, वो डिकेड से यूज में चल रहा है। और जो ग्रोइंग ऑयल सीड्स हैं इंडिजिनियसली, दे विल हेल्प रिड्यूस प्राइसेज। अगर हम इनको जीएम, ये जो मस्टर्ड का बेसिकली इशू था, अगर उसको हम करेंगे तो जो है हमारा जो ऑयल प्राइसेज है वो थोड़ा सा कम होंगे। जो पिटिशनर्स है उन्होंने सबमिट किया था कि जो रेगुलेटरी सिस्टम है अंडर द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी जीईएसी, ठीक है ना, इट इज रिडल्ड विद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जो है जो पिटिशनर थे उन्होंने आर्ग्यू किया था। ठीक है ना? कॉन्फ्लिक्ट तो जो ये थे एडवोकेट प्रशांत भूषण जी अपेयर कर रहे थे जो पिटिशनर है उनके लिए, मिस रोड्रिग्स के लिए। तो उन्होंने बोला है कि द रेगुलेटरी सिस्टम जो है जीएसी के अंडर व्हिच क्लियर्ड द एनवायरमेंटल रिलीज ऑफ डीएमएच11, ये वही मस्टर्ड की वैरायटी है, इट वाज हॉरेंडस एंड रिडल्ड विद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये उन्होंने अपना आर्गुमेंट दिया है। आगे देखते हैं। साइंस में आ जाए द इम्पोर्टेंस ऑफ पीरियोडिक टेस्टिंग फॉर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो जो सर्वाइकल कैंसर होता है बेसिकली, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये आपका एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। और जनवरी जो है वो सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ है। ठीक है ना? अगर सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो जो बेसिकली ये डेवलप होता है वुमेन्स के सर्वाइक्स में, और इट इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग द वुमेन इन इंडिया। तो सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है अमंग वुमेन इंडिया। तो ये देखिए, और ये बेसिकली होता किससे है? परसिस्टेंट जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन है उसकी वजह से होता है। और ऑलमोस्ट ऑल सेक्सुअली एक्टिव पीपल जो हैं वो इन्फेक्ट होते हैं बाय एचपीवी एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ। अपनी लाइफ में कभी ना कभी वो किसी पॉइंट पे जरूर इस वायरस से इफेक्ट होते हैं, लेकिन यूजुअली ये जो विदाउट सिम्टम जो है और ये अपीयर होता है। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि आपको हमेशा सिम्टम्स दिखाई देंगे, तो यूजुअली विदाउट सिम्टम्स होता है। ये डब्ल्यूएचओ ने जो है ये बताया है। ठीक है ना? इसमें और क्या बताया गया, तो इंडिया इज अनलाइकली टू मीट वैक्सीनेशन गोल्स, रिसर्चर्स हैव नोटिस्ड अ डिक्लाइन इंसिडेंस। तो हालांकि जो वैक्सीनेशन गोल्स थे उनको तो हम शायद नहीं मैट कर पाएंगे, लेकिन जो इंसिडेंस थे ये सर्वाइक्स कैंसर के, वो या एचपीवी इन्फेक्शन के, वो जरूर थोड़े से डिक्लाइन देखने को मिले हैं। दिस कुड बी एट्रीब्यूटेबल टू द सेक्सुअल हाइजीन। और इसका मेन रीजन क्या है? जो सेक्सुअल हाइजीन थोड़ी सी बढ़ी है, वो जो एज ऑफ प्रेगनेंसी है और जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, ठीक है ना, उ उस पे तो उसकी वजह से थोड़ा-सा, और जो कॉन्ट्रासेप्शन और इम्यून स्टेटस जो इंडिविजुअल्स का सुधरा है, उसकी वजह से जो है थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट दिखने को मिला है। जो एचपीवी का डीएनए टेस्टिंग है, इट इज़ द रिकमेंडेड स्क्रीनिंग मेथड फॉर सर्वाइकल कैंसर। तो मेथड क्या यूज़ होता है? एचपीवी डीएनए टेस्टिंग जो है वो रिकमेंड किया जाता है, है ना? स्क्रीनिंग मेथड किसके लिए? सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। और इसमें होता क्या है बेसिकली? तो इट इन्वॉल्व्स टेस्टिंग सेल्स फ्रॉम द सर्वाइक्स फॉर इन्फेक्शंस विद एनी ऑफ द एचपीवी टाइप्स दैट कुड कॉज़ कैंसर। और जो डब्ल्यूएचओ है उसने रिकमेंड किया एचपीवी डीएनए बी द फर्स्ट चॉइस स्क्रीनिंग मेथड फॉर सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन। तो उन्होंने भी यही बोला है कि जो एचपीवी डीएनए है वो जो है फर्स्ट चॉइस स्क्रीनिंग मेथड होना चाहिए सर्वाइवल कैंसर को अगर आपको प्रिवेंट करना है तो। और ये तो हमने बता ही दिया, सर्वाइवल कैंसर जो है वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल फॉर्म्स ऑफ कैंसर है इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड मैनेज एक्यूरेटली। ये भी बात ध्यान रखिए कि बिल्कुल सेकंड नंबर पे जो है आता है कि वुमेन जो अफेक्टेड है इंडिया में, लेकिन अगर आप देखें तो अगर इसको अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं और मैनेज करेंगे इफेक्टिवली, तो ये ट्रीटेबल भी है और मोस्ट प्रिवेंटेबल और मोस्ट ट्रीटेबल फॉर्म भी है कैंसर की। ठीक है ना? अ, तो 2018 में सिक्किम जो है वो पहला स्टेट बना था कंट्री में जिसने इंट्रोड्यूस किया था वैक्सीन इसके लिए, और वैक्सीन का नाम आप याद रखें, गार्डासिल। ठीक है जी? तो 2 चीज़ें याद रखें, पहली स्टेट कौन-सी थी? सिक्किम। 2018 में पहला वैक्सीन इसने जो एचपीवी के अगेंस्ट किया था, गार्डासिल। और जितनी भी गर्ल्स हैं एज्ड बिटवीन 9 एंड 14 इयर्स, उनको जो है 2 डोजेज़ जो है सेपरेटेड बाय 6 मंथ जो है वो दी गई थी। ठीक है ना? और अगर ग्लोबली देखें तो 100 कंट्रीज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस किया उन्होंने एचपीवी वैक्सीन इंटू देयर नेशनल शेड्यूल, जो बेसिकली वैक्सिनेशन प्रोग्राम होता है। बट सिग्निफिकेंटली दिस कवर्स ओनली 30% ऑफ द ग्लोबल टारगेट पॉपुलेशन एज पर डब्ल्यूएचओ। देखो, 100 कंट्रीज ने इंट्रोड्यूस किया ये वैक्सीनेशन, लेकिन उसके बावजूद भी केवल 30% जो टारगेटेड पॉपुलेशन थी वही इस तक कवर हो पाई है। और अगर अर्ली दे देंगे डोज तो उससे ये है कि जो बेस्ट एफिकेसी और जो मैक्सिमम प्रोटेक्शन है वो एक तरह से इंश्योर होती है। और जो आइडियल एज है वो लगभग 10 से 12 साल है, वैक्सीन जहाँ उस टाइम पे जो है बेस्ट और लॉन्गेस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगर आप अर्ली ले लेंगे। लेकिन
किसी भी एज टाइम दिया जा सकता है अप टू द एज ऑफ 45। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर 10 से 12 वाली मिस कर दिया तो आप उसको ले ही नहीं सकते फिर डोज़ को, नहीं। आप 45 तक कभी भी ले सकते हैं, लेकिन जितना अर्ली लेंगे उतनी प्रोटेक्शन ज़्यादा रहेगी, ठीक है ना? तो आगे देखते हैं तमिलनाडु फोकसेस ऑन वॉक इन मॉडल दैट प्रोवाइड्स ऑल टीबी सर्विस अंडर द सेम रूफ। तो इंडिया ने स्टेटेड गोल जो बताया एलिमिनेशन करने का टीबी का ट्यूबरकुलोसिस वो 2025 है, ठीक है ना? और उसके लिए बहुत सारे एक्सेलरेटेड एफर्ट जो है वो करे जा रहे हैं कि ये टारगेट मीट हो जाए। इसी डायरेक्शन में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है जिसमें इस गोल को अचीव करने के लिए और इम्प्रूव और फोकस करने के लिए सर्विसेज एट द प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल इन्होंने क्या किया, इन्होंने रोल आउट किया है वॉक इन टीबी सेंटर्स, जहाँ पे ये वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह काम करेगा। जितनी भी सर्विसेज हैं स्टार्टिंग विद स्क्रीनिंग टू द मॉनिटरी असिस्टेंस एंड प्रोविजन ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, ये सारे एक ही छत के नीचे एक ही जगह पर जो है पेशेंट्स को या जो टीबी के अफेक्टेड पर्सन्स हैं उनको प्रोवाइड की जाएँगी। और जो तमिलनाडु टीबी प्रेवलेंस सर्वे 2019-22 का अगर देखें तो उसमें जो प्रेवलेंस थी टीबी की तमिलनाडु स्टेट में वो 210 पर लाख पॉपुलेशन थी, और वहीं पे जो केस नोटिफिकेशन रही है 2022 में स्टेट में, वो आप देखेंगे 126 केसेज़ पर लाख पॉपुलेशन। तो जो प्रेवलेंस है वो थी 210 पर लाख पॉपुलेशन, जबकि जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं आप वो केवल 126 केसेज़ पर लाख पॉपुलेशन जो है वो नोटिफ़ाई हुए थे। तो नोटिफिकेशन काफ़ी कम है, ये तो काफ़ी दिन से हम बात भी कर रहे हैं। आगे देखते हैं, एडिटोरियल में देखते हैं, सबसे पहले जो है दैट इज़ मोटिवेटेड लिटिगेशन। कोर्ट शुड नॉट अलाउ सूट्स दैट सीक टू कन्वर्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप। तो यहाँ पे बेसिकली यही बोला है, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इंस्टॉल किया है फॉर ए while likely move to get the status of the place of worship altered with through the courts। तो एक तरह से इंस्टॉल किया है इसको, ये अभी आप जानेंगे। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि एक अपॉइंट किया जाए कमीशन इंस्पेक्ट करने के लिए शाही ईदगाह मॉस्क को, वो जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है स्टे कर दिया था, मना किया था अभी उसको, ठीक है ना? और तो जो टॉप कोर्ट है उसने होल्ड तो किया ही था कमीशन की अपॉइंटमेंट के लिए, साथ-साथ इसने it has also taken into account a recent precedent in which the Supreme Court has ruled that civil courts should not grant any interim relief if there is a question about the maintainability of the suit or if the suit is barred by law। अगर सूट किसी ये लॉ से बार्ड है कि आप उसको नहीं कर सकते, या कोई क्वेश्चन है मेंटेनेबिलिटी का सूट का कि सूट मेंटेन हो पाएगा नहीं होगा, तो उसमें जो है कोई भी जो सिविल कोर्ट है वो इंटरिम रिलीफ नहीं दे सकता है। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जो एक तो जो जजमेंट का बात करें तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 है उसकी बात कही है, और ठीक है ना? और अभी जो रिसेंट प्रेसिडेंट ये जजमेंट का दिया है इन्होंने, ठीक है ना? उसका भी लेते हुए उन्होंने ये बोला है, ठीक है ना? तो जो मथुरा डिस्प्यूट चल रही थी वो ये बेसिकली जो इश्यू था वो मथुरा में जो था उसके ऊपर था कि वहाँ पे जो शाही ईदगाह मॉस्क है उसको हटाई जाए, वो बर्थ प्लेस बता रहे थे ए, लॉर्ड कृष्णा के लिए, ठीक है? श्री कृष्णा जन्मस्थान सेवा संस्थान। तो जो मथुरा डिस्प्यूट था वो सेटल हो चुका था ऑलरेडी थ्रू अ कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन द श्री कृष्णा जन्मस्थान सेवा संस्थान एंड द शाही ईदगाह ट्रस्ट इन 1968। लेकिन इम्प्लीमेंट जो हुआ वो डिक्री के थ्रू हुआ था 1973 में, ठीक है ना? 1973 में डिक्री के थ्रू ये जो एक तरह से इम्प्लीमेंट हो चुका था सेटलमेंट। लेकिन सेटलमेंट में ये था कि संस्थान को जो है गिवन अप करना था ए पोर्शन ऑफ द लैंड टू द ईदगाह। लेकिन जो करंट सूट है, जो करंट केस था वो चैलेंज कर रहा था इस कॉम्प्रोमाइज़ को, और वो बोल रहा है कि ये फ्रॉडलेंट था एंड सीक द ट्रांसफर ऑफ एंटायर पार्ट्स ऑफ द लैंड टू द डीटी। और वो कहते हैं नहीं, पूरी की पूरी ज़मीन जो है वो लॉर्ड कृष्णा जो डीटी है उनको जो है देनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑथर ने जो है एडिटर हैं उन्होंने कंक्लूजन में ये बोला है कि द कोर्ट्स मस्ट बी वेरी ऑफ द एनकरेजिंग सच मोटिवेटेड लिटिगेशन एंड डिटरमाइन एट द अर्लीस्ट स्टेज वेदर सच सूट्स आर मेंटेनेबल इन व्यू ऑफ द स्टैट्यूटरी बार इन द 1991 एक्ट। तो 1991 एक्ट में जो बार लगी हुई है एक स्टैट्यूट के थ्रू कि आप जो है जो स्टेटस है प्लेसेस ऑफ वर्शिप का वो चेंज नहीं कर सकते हैं, जो 15 अगस्त जो डेट एक दी हुई 1947, तो उसके चलते हुए पहले ही डिसाइड करना चाहिए मेंटेनेबल है सूट या नहीं है, ठीक है ना? प्रिलिमिनरी स्टेज पे मतलब कर लेना चाहिए। नेक्स्ट इज स्मॉलर सिटीजन। तो डिस्पाइटिंग राइजिंग एनरोलमेंट गैप्स इन इंडियाज एजुकेशन सिस्टम आर नॉट क्लोजिंग क्विकली। तो एसर 2023 की जो रिपोर्ट आई है ये बियॉन्ड बेसिक्स, एसर आप याद रखें एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है जिसके टाइटल इस बार जो है वो एसर 23 बियॉन्ड बेसिक्स था, रिलीज की गई थी वेडनेसडे को। ये एक बेसिकली एक सर्वे है बाय सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन प्रथम इसको करता है अमंग द रूरल स्टूडेंट्स एज 14 टू 18, और उसमें ये रिवील हुआ है कि मोर देन हाफ of the student struggled with basic mathematics, a skill they should have mastered in classes 3rd and 8th। तो जो क्लास 3rd और 4th में उनको स्किल आ जानी चाहिए थे वो भी वो लैक करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स, मतलब मेनली जो आपके जोड़ घटाव हैं वो सब चीजें, ठीक है? ऐसे मानिए आप, ठीक।
और फाइंडिंग्स में ये भी पता चला है कि अबाउट 25% ऑफ दिस एज ग्रुप कैन नॉट रीड अ क्लास 2 लेवल टेक्स्ट इन देयर मदर टंग। अपनी मदर टंग में वो क्लास 2 की किताब जो है वो नहीं पढ़ पाते हैं, उसमें असमर्थ होते हैं या नहीं कर पाते हैं एक तरह से कॉम्प्रिहेंड। बॉयज आर हाउएवर बेटर इन अरिथमेटिक एंड इंग्लिश रीडिंग स्किल्स देन गर्ल्स। और बॉयज अगर देखें तो वो गर्ल्स के कंपैरिजन में अरिथमेटिक में मतलब बेसिक मैथमेटिक्स और जो इंग्लिश है उसमें रीडिंग में थोड़ा-सा उनकी थोड़ी-सी बेटर है, ठीक है ना? ये तो नहीं है कि बहुत अच्छी है, ठीक है ना? जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 का, इट मे हैव एन्श्योर्ड यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन बट देयर इज मैनी अ गैप टू फिल बिफोर इट टचेस एवरी चाइल्ड इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ लेजिस्लेशन। तो जो एक्चुअली ट्रू स्पिरिट थी लेजिस्लेशन की वो ये थी कि हर बच्चे को जो एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, तो उसने एन्श्योर ज़रूर किया है कि यूनिवर्सल एक्सेस मिले एजुकेशन को, लेकिन जो अभी भी बहुत सारे गैप्स रह गए हैं, तो अभी उनको फिल करना ज़रूरी है ताकि जो ट्रू स्पिरिट में जो है लेजिस्लेशन ये अपना काम कर सके या उसका इफ़ेक्ट जो है दिखे। बिलीजर्ड इंडियन मीडिया को वादीस, तो यहाँ पे हमारे ऑथर जी हैं शशि थरूर जी, तो उन्होंने बोला है जो फोर्थ स्टेट जो मीडिया मानी जाती है, इट हैविंग स्लिप्ड फ्रॉम इट्स ट्रू प्लेस इन अ डेमोक्रेसी एंड इट इज अ सीरियस कंसर्न एंड देयर इज मच टू डू टू सेट द थिंग्स राइट अगेन। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि फोर्थ स्टेट जो है वो, अगर आज की बात करें तो इट सर्व साइमल्टेनियसली एज विटनेस, प्रोसिक्यूटर, जज, जूरी एंड एग्जीक्यूशनर। तो सबका काम आज फोर्थ स्टेट खुद ही कर रहा है। वो खुद ही विटनेस है, खुद ही प्रोसिक्यूटर, खुद ही जज, खुद ही जूरी और खुद ही एग्जीक्यूशनर की तरह काम कर रहा है। तो सोशल मीडिया जो है विद इट्स कल्चर ऑफ अनवेरिफाइड फैक्ट एंड वायरल ओपिनियन कंपाउंड द प्रॉब्लम, और उससे जो ये वायरल ओपिनियन है या अनवेरिफाइड फैक्ट्स हैं, उनका कल्चर जो चल गया, उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम जो है कंपाउंडेड हो जाती है। इट ऑफर्स अ रेडी प्लेटफॉर्म फॉर मटेरियल दैट वुड नॉट हैव पास्ड एडिटोरियल स्क्रूटनी, और कई बार उस तरीके का मटेरियल भी प्रोवाइड हो जाता है जो एडिटोरियल्स की स्क्रूटनी से नहीं आता है, क्योंकि मैटर्स आर नॉट मच बेटर इन द प्रिंट मीडिया। ये भी बात है कि आप अगर प्रिंट मीडिया में देखें तो वहाँ भी हालाँकि मैटर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसकी अभी भी वही एबिलिटी इसकी फिर भी है प्रिंट मीडिया की, वो प्रोवाइड करता है कॉन्टेक्स्ट, एक डेप्थ, एक एनालिसिस, वो जो कि टेलीविज़न और ये सोशल मीडिया प्रोवाइड नहीं कर पाता है, ठीक है ना? तो रिज़ल्ट ये है कि जो हमारा मीडिया है, इन इट्स रश टू एयर द स्टोरी, इट हैज़ फॉलन प्रे टू इनएविटेबल रश टू जजमेंट। तो जजमेंट की जो रश है वो ज़रूर दिखाई देती है इसमें, ठीक? It has become a willing accomplice of the motivated leak and the malicious allegations। तो ये इन्होंने जो है चिंता जताई है यहाँ पे, और उन्होंने कुछ थोड़े से कंसर्न जताई है कि ये एक मैटर है सीरियस कंसर्न का टू ऑल राइट थिंकिंग इंडियंस, बिकॉज फ्री मीडिया आर द लाइफ ब्लड ऑफ आवर डेमोक्रेसी। किसी भी डेमोक्रेसी की लाइफ ब्लड होती है फ्री मीडिया, तो उन्होंने ये बोला है। और जो गवर्नमेंट है उसको चाहिए फ्री एंड प्रोफेशनल मीडिया टू कीप इट ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट, टू सर्व एज बोथ मिरर टू द सोसाइटी एंड स्काल्पल टू प्रोब रॉन्गडूइंग्स। तो ये उनका सजेशन है कि जो गवर्नमेंट है उसको फ्री और प्रोफेशनल मीडिया को जो है वो प्रमोट करना चाहिए, और वो भी ऑनेस्ट रहे और एफिशिएंट रहे, ताकि वो एक मिरर का भी काम करे जो सोसाइटी को दिखाए, और एक स्काल्पर का भी काम करे जो जो रॉन्ग डूइंग्स हो रही है उनको प्रोब कर सके। द फ्री प्रेस इज बोथ द मोर्टार दैट बाइंड्स टुगेदर द ब्रिक्स ऑफ आवर कंट्रीज फ्रीडम एंड द ओपन विंडो एम्बेडेड इन दोज ब्रिक्स। तो ये आप अपने कंक्लूजन में या अपने किसी भी क्वेश्चन को एंड करने में जरूर लिख सकते हैं कि फ्री प्रेस जो है इट इज बोथ ए मोर्टार दैट बाइंड टुगेदर द ब्रिक्स ऑफ आवर कंट्रीज फ्रीडम एंड द ओपन विंडो एम्बेडेड इन दोज ब्रिक्स। तो दोनों का काम करता है। हाउ डू वी गेट देयर, तो इस तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने 3-4 पॉइंट यहाँ पे दिए हैं। सबसे पहला उन्होंने बताया वी मस्ट एंजेंडर अ कल्चर ऑफ फैक्ट वेरिफिकेशन एंड एक्यूरेसी दैट द इंडस्ट्री करंटली अपियर्स टू लैक। ये जो एक्यूरेसी और फैक्ट वेरिफिकेशन की जो भी जो सोशल मीडिया टेलीविजन इंडस्ट्री में जो भी लैक है, उसको सबसे पहले आपको एक कल्चर बनाना पड़ेगा कि फैक्ट्स पहले वेरीफाई हों। दूसरी उन्होंने बोली है वी मस्ट इंसिस्ट ऑन बेटर जर्नलिस्टिक ट्रेनिंग एट एक्रेडिटेड मीडिया इंस्टीट्यूट्स दैट एम्फसाइज वैल्यूज ऑफ एक्यूरेसी, इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस इन देयर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो ट्रेनिंग अगर आप अच्छी करेंगे जर्नलिस्ट की, तो जाहिर सी बात है उनमें एक्यूरेसी की, इंटीग्रिटी और फेयरनेस की वैल्यू जो है वो बढ़ेंगी, इनकलकेट होंगी, तो अपने आप वो निकल के आएंगी जब वो जर्नलिज्म करेंगे। तीसरा जो इन्होंने बोला है वी मस्ट वेलकम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स इन आवर न्यूज रूम्स एंड नॉट अलाउ देम टू बिकम इको चैम्बर्स forcing an opinion onto their viewers in the guise of the nation wants to know। तो इस तरह के भेष में जो है उनके ऊपर कोई चीज़ थोपनी नहीं चाहिए, ठीक है ना? अलग-अलग पर्सपेक्टिव जो है न्यूज़ रूम्स में वेलकम होने चाहिए, ठीक है ना? चौथा उन्होंने सजेस्ट किया यहाँ पे जर्नलिस्ट मस्ट वेलकम कमेंट्स एंड फीडबैक फ्रॉम देयर व्यूअर्स एंड रीडर्स। बिल्कुल, अगर फीडबैक आप वेलकम नहीं कर सकते हैं, कमेंट्स आप वेलकम नहीं करेंगे, तो आप पॉजिटिव्स नहीं ढूँढ पाएँगे। और इससे क्या होगा,
जनरेट बोथ एन एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द कंज्यूमर्स एंड द मीडिया। दोनों में ट्रस्ट तभी बढ़ सकता है जब आप फीडबैक्स को ले रहे हैं, कमेंट्स ले रहे हैं, उनसे उनको वेलकम कर रहे हैं। एंड द फीलिंग ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक दैट दे आर नॉट मेयरली पैसिव, और पब्लिक को, जो कंज्यूमर्स है, जो लिसनर्स है, उनको ये नहीं लगेगा कि वो केवल सिर्फ पैसिव रेसिपिएंट्स है और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख ही नहीं पा रहे हैं, जो भी मीडिया का पॉइंट ऑफ व्यू है सिर्फ उसी से वो बंधे हुए हैं, ठीक है ना। पांचवा बताया है, सजेस्ट किया है, द गवर्नमेंट मस्ट इंट्रोड्यूस लॉज एंड रेगुलेशंस दैट लिमिट कंट्रोल ऑफ मल्टीपल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन बाय अ सिंगल बिजनेस और पॉलिटिकल एंटिटी। एक सिंगल बिजनेस या पॉलिटिकल एंटिटी जो मल्टीपल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, उसको आप लिमिट करिए, कंट्रोल कीजिए, उसको रेगुलेट कीजिए, देयर बाय एनकरेजिंग एन इंडिपेंडेंट एंड रोबस्ट प्रेस इन द कंट्री, जिससे एक इंडिपेंडेंट और रोबस्ट प्रेस जो है कंट्री में एनकरेज हो पाए। और फाइनली उन्होंने बोला है, ए सिंगल ओवरसियर फॉर प्रिंट एंड टेलीविजन न्यूज कंपनीज एज रिकमेंडेड बाय ट्राई and the Parliament Committee on Information Technology, when I chaired it, would help limit the power of corporate and political behemoths over our media and help promote media standards। तो इससे जो है, जो इस कमेटी ने रिकमेंड किए थे या जो ट्राई ने रिकमेंड किए हैं, उनसे ये हो सकता है कि जो लिमिट है, जो कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल बेहेमोथ्स है, उनके पावर पे जो है थोड़ा सा कंट्रोल लग सकता है, और जो मीडिया के स्टैंडर्ड्स हैं वो शायद प्रमोट हो जाएं, ठीक है। आगे है, क्राफ्टिंग अ न्यू फेज इन इंडिया यूके डिफेंस टाई। तो जो डिफेंस मिनिस्टर थे हमारे राजनाथ सिंह जी, वो रिसेंट विजिट पे थे यूके की पे, और ये लगभग 22 साल के बाद जो है विजिट हुई है। और कंसर्न ये था कि दोनों ही कंट्री के लिए अपॉर्चुनिटी जरूर हैं। जैसे अगर हम देखें, जो ग्रोथ ऑफ चाइनीज मिलिट्री है पावर इन एंड इन पर्टिकुलर इट्स एक्सपेंशन इन द इंडियन ओशन रीजन व्हिच थ्रेटन्स इंडिया एंड आल्सो द सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस ऑन विद द यूके डिपेंड। तो एक तो मेन रीजन ये है कि इन इस सिचुएशन इन चीज ने जो है दोनों को, ब्रिटिश को भी और इंडिया को जो है अपॉर्चुनिटी दी है कि वो ब्रिटिश जो है अपनी जो रीओरिएंट कर सके अपनी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज को, ठीक है ना। जो एक की एरिया है जिसपे न्यू दिल्ली और लंदन वो जो कोऑपरेशन कर सकते हैं, वो है इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन टू पावर एयरक्राफ्ट करियर्स, और उस पे जो है काफी कुछ इन्होंने काम भी किया है। ये मीटिंग जो हुई है उसमें डिस्कशन भी हुए हैं, इसके अलावा और जगह भी इन चीजों पे काम चल रहा है। लेकिन जो एक की चैलेंजेस हैं जो रहते हैं, वो ये हैं, लेगेसी इश्यूज हैं, स्पेशली इन लंदन एफर्ट टू बैलेंस टाइज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कई बार वो अपने टाइज इंडिया और पाकिस्तान के साथ बैलेंस करने में जो है, वो कई बार ये है कि वो लेगेसी इश्यूज आ जाते हैं। दूसरा, जो नेटलसम इश्यूज हैं सराउंडिंग खालिस्तान एंड सिख सेपरेटिज्म, इट विल क्लाउड द रिलेशनशिप। तो ये दो मेजर चैलेंजेस जो है ऑथर ने यहाँ पे साइट किए हैं। तो इन चैलेंजेस को आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए दूर कीजिए, और टाइज को, अपने स्ट्रेटेजिक टाइज को थोड़ा और सुधार सकते हैं। ठीक है जी, ये अटल सेतु है जो अभी बना है। हाउ सैटेलाइट ट्रैक द वेदर। तो आज यहाँ पे सैटेलाइट्स कैसे ट्रैक करती हैं वेदर को बताया था। तो पेपर पब्लिश किया था आईएमडी साइंटिस्ट ने फरवरी 2019 में। इनसेट 3D सैटेलाइट हैड अ रेड ग्रीन ब्लू और आरजीबी इमेजर हुज इमेजेस कलर्स आर डिटरमाइंड बाय टू फैक्टर। दो फैक्टर से डिटेक्ट होती थी, एक सोलर रिफ्लेक्टेंस से और एक ब्राइटनेस टेम्परेचर से। तो इन दोनों की बात करी है ऑथर ने यहाँ पे। सोलर रिफ्लेक्टेंस क्या होती है? इट इज अ रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय अ सरफेस एंड द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट। जितनी अमाउंट उस पे इंसिडेंट हुई और कितनी रिफ्लेक्ट हुई, उसके रेशियो को जो है बोलते हैं हम सोलर रिफ्लेक्टेंस। ठीक है, तो आप डेफिनेशन याद रखेंगे साइंस सेक्शन में। फिर ब्राइटनेस टेम्परेचर क्या होता है? ब्राइटनेस टेम्परेचर हैज टू डू विद द रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द करस्पॉन्डिंग ब्राइटनेस ऑफ इट्स सरफेस। जो किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है वो, और उससे करस्पॉन्डिंग जो ब्राइटनेस आ रही है उस सरफेस की, उनके बीच की रिलेशनशिप को जो है वो ब्राइटनेस टेम्परेचर जो है वो दिखाता है। तो ये दो चीजें हैं जो यूज की जाती हैं बेसिकली। ये जो सैटेलाइट हमें होता है इनसेट 3D सैटेलाइट, वो जो आरजीबी इमेजर जो है उसका यूज करता है इमेजेस के लिए। कलर्स जो है उस पे डिपेंड करते हैं। तो जो इनसेट 3D है और 3D सैटेलाइट है, दे आर करंटली एक्टिव इन द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ एट इंक्लिनेशंस ऑफ 82 डिग्री एंड 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड रेस्पेक्टिवली। और दोनों ही सैटेलाइट जो है वो रेडियोमीटर्स का यूज करती हैं टू मेक देयर स्पेक्ट्रल मेजरमेंट्स। उसके थ्रू अपनी स्पेक्ट्रल मेजरमेंट जो है वो करती हैं। उसके बाद वो जो है वेदर मैप्स को एक तरह से पढ़ने में हेल्प करती हैं। ठीक है ना? तो यही था इसमें, और कुछ तो इतना था नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी। यूएस ने जो है यमन को फिर से हिट किया आफ्टर हाउथीज डिजिग्नेटेड टेररिस्ट। हाउथीज को फिर से टेररिस्ट जो है डेजिग्नेट कर दिया है यूएस ने। और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उन्होंने बोला है वाशिंगटन विल रीएवैल्यूएट द टेरर डेजिग्नेशन इफ द रिबेल्स स्टॉप अटैकिंग शिप्स इन द रेड सी। और अगर फिर बोला है कि अगर रेड सी में जो रिबेल्स हैं वो अटैक अपना रोक देंगे तो शायद फिर से रीएवैल्यूएट कर सकता है उसकी टेरर डेजिग्नेशन को, और फिर से शायद उसको टेररिस्ट लिस्ट से हटा भी सकता है। तो ऐसे उन्होंने एक तरह से बोला है कि मतलब ये बेसिकली वार्निंग दी है कि आप अटैक रोकिए। नाटो टू होल्ड बिगेस्ट ड्रिल सिंस कोल्ड वॉर टू कॉम्बैट फ्लेयर अप विद नियर पियर रिवल। तो लगभग 90,000 ट्रूप जो है वो ज्वाइन करेंगे स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024 ड्रिल में, जो कि लगभग मई में होगी। और ये जो है स्टेडफास्ट डिफेंडर जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करेगा नाटोज एबिलिटी टू रैपिडली डिप्लॉय फोर्सेज टू इन्फोर्स द डिफेंस ऑफ यूरोप। और ये लास्ट एक्सरसाइज जो सिमिलर साइज की हुई थी वो हुई थी रिफोर्जर
ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर और 1988 में हुई थी, जब 1,25,000 जो है पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया था। और ट्राइडेंट जंक्शन जो हुई थी 2018 में हुई थी, जिसमें 50,000 पार्टिसिपेंट्स ने जो है पार्ट लिया था। तो उसके बाद अब देखें 90,000 ट्रूप्स के आसपास इसमें पार्टिसिपेट करें, तो एक बहुत बिग एक्सरसाइज होने वाली है। ठीक है। चाइना वाइडन्स ट्रेड हाईवे इन साउथ अमेरिका विद न्यू मेगा पोर्ट प्रोजेक्ट। तो जो साउथ अमेरिका वाले रीजन में है, चाइना ने जो है एक $3.5 बिलियन का डीप वाटर पोर्ट जो है पेरुवियन फिशिंग टाउन ऑफ चेनके में जो है एस्टेब्लिश कर रहे हैं, एंड इट विल बी द फर्स्ट कंट्रोल्ड बाय चाइना इन साउथ अमेरिका। और इट्स सेट टू स्टार्ट ऑपरेशंस लेट दिस ईयर, इस साल के एंड तक ऑपरेशन करने लगेगा। और जो प्रोजेक्ट है, इट इज ए पार्ट ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एंड इट विल प्रोवाइड द एशियन नेशन अ डायरेक्ट गेटवे टू द रिसोर्स रिच रीजन। तो जो लैटिन अमेरिकन वाला पार्ट है, ठीक है ना, साउथ अमेरिका वाला, उसके लिए एक तरह से ये जो है गेटवे की तरह काम करेगा। $3.5 बिलियन डीप वाटर पोर्ट जो है ये स्टार्ट ऑपरेशन करेगा इस साल के एंड में, और चाइना का जो है डायरेक्ट गेटवे प्रोवाइड करेगा रिसोर्स रिच रीजन में, जो साउथ चाइना वाला रीजन है। और बीजिंग और जो लीमा है, पेरू की जो कैपिटल है लीमा, they hope Chenke will become a regional hub both for copper exports from the Andean nations and as well as soy from western Brazil, which currently travels through the Panama Canal। अभी कहाँ से जाती है वो? पनामा कैनाल से जाती है या फिर अटलांटिक से जाती है, बिफोर स्टीमिंग टू चाइना। वो सीधा जो है डायरेक्ट जो है उसके लिए एक गेटवे का काम करेगा ये। ठीक है। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है कुछ। हाँ। बैंक सीईओज हडल्ड इन डावोस सेड टू वरी ऑन कंपटीशन इकोनॉमी। तो जो बैंक के सीईओज की मीटिंग चल रही थी इन प्राइवेट एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वेडनेसडे को, तो उन्होंने कंसर्न जताई अबाउट द competitive risks from fintech firms and private lenders and complained about onerous regulations। तो उन्होंने regulations की बात की, onerous regulations बनाई जाएं, और कंप्लेंट भी किया, रिस्क भी बताया कि जो competitive risk होने वाला है fintech firms और private lenders से, उसके रिगार्डिंग कंसर्न जताई है। ठीक है। स्पोर्ट्स में देख लेते हैं, ये जो है आईसीसी ने अनवेल किया 14,000 सीट मॉड्यूलर स्टेडियम न्यूयॉर्क में ऑन वेडनेसडे टू स्टेज 8 मैचेज ऑफ दिस ईयर टी20 वर्ल्ड कप। तो इस साल के टी20 के 8 मैच जो है वो कहाँ पे होंगे? यूएस के इस स्टेडियम में भी होने वाले हैं। नासाउ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम है, इसको जो है 9 जून का जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है वो भी इसी स्टेडियम में खेला जाना है। तो आप स्पोर्ट्स से याद रख सकते हैं। दूसरा, सडन डेथ हार्टब्रेक फॉर इंडिया फेसेस जापान फॉर पेरिस स्पोर्ट। तो जर्मनी और यूएस से जो है उन्होंने ओलंपिक जो समर गेम्स है पेरिस के लिए, उसमें सीट रिजर्व कर ली है। इंडिया को जो है जर्मनी ने हरा दिया, ठीक है ना, 4-3 विन के साथ जो है 2-2 पे ये एक तरह से ड्रॉ चल रहा था। सेमी जो फाइनल टाइम रेगुलेशन टाइम हुआ था लेकिन उसके बाद जो सडन डेथ वाले सी उसमें जो है 4-3 विन से जो जर्मनी इसको हराया। और अब इंडिया को जो है जापान से जो है भिड़ना पड़ेगा, क्योंकि 3 ही सीट रिजर्व थी। तो यूएसए और जर्मनी ने तो एक तरह से क्वालीफाई कर लिया है, और क्योंकि यूएसए ने भी जो है जापान को हराया था 2-1 से, तो उसने भी कर लिया। अब जो मस्ट गेम विन है दोनों के लिए, देखिए जापान और इंडिया में से कौन जीतता है, तो वही वुमेन हॉकी में जो है ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर जाएगा। ठीक है। तो दिस इज इट रिगार्डिंग टुडे डिस्कशन। होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए, कुछ इम्प्रोवाइजेशन है तो भी सजेस्ट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आउटरीच बढ़े। तो थैंक यू।